Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your lecturer Midhat Abbas. Students, हम अभी भी chapter 2 complete कर रहे हैं, which is Pakistan movement and emergence of Pakistan. But we have reached our third part, which is emergence of Pakistan. चलिए चल के देखते हैं कि क्या हुआ. Now, हमने पहले दो phases पढ़े थे. याद कीजिए. Right. एक था 1857 से 1940 तक का, जब तक मुसलमानों ने ये जद्दोजहद की और ये आइडिया या ये ख्वाहिश या ये डिज़ायर उनके दिमाग में आई कि दे नीड अ सेपरेट होमलैंड विच नीड्स टू बी सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर पीपल एंड ऑल अदर नेशंस. नाउ द सेकेंड फेज वाज 1940 to 47 कि जब उन्होंने ये रेजोल्यूशन विच वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन एज इट वाज प्रेजेंटेड इन 1940 वो कंप्लीट हुई, तो उसके बाद उसको पूरा करने में ये फिजिकली अकर होने में उसको इट टुक टाइम. 1947 में जाके उनकी ये ख्वाहिश जो थी ये पूरी हुई और पाकिस्तान वजूद में आया. अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ. अब वो तीसरा क्या है? पाकिस्तान तो बन गया, बट फॉर्मेशन ऑफ एन एंटायर स्टेट इन एन एंटायर कंट्री इज अ ह्यूज थिंग. ये एक बहुत बड़ी बात है. अब आप खुद सोचो, अगर आपको एट दिस लेवल सिर्फ एक घर का कोई डिपार्टमेंट मैनेज करना पड़ जाए. सोचिए, अगर आपको आपकी अम्मी अबू कहें कि बेटा आज से यू आर गोइंग टू मैनेज द किचन एसेसरीज, कि किचन में जो जो आना है वो आप मैनेज करोगे. इमेजिन आपको क्या कुछ करना पड़ेगा. सोचो जरा स्टिल करके. राइट, क्या करोगे? ओके, पैसे कितने चाहिए? अच्छा, किचन में कैबिनेट्स कितनी है? अच्छा, उनमें क्या रखना है? कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी? स्पाइसेस कहाँ जाएंगे? स्पून्स कहाँ जाएंगे? प्लेट्स कहाँ जाएगी? और पता नहीं क्या क्या. और अभी हम सिर्फ एक घर के एक छोटे से किचन की बात कर रहे हैं. इमेजिन ये एक पूरा कंट्री बना. जब वो बना तो उसके लिए कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी. देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई पाकिस्तान को. सो यस, द थर्ड फेज वाज फ्रॉम 1947 to 56 बिकॉज पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनी. अर्ली प्रॉब्लम्स. एट द स्टार्ट देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, सो एक्ट ऑफ 1935 वाज अडॉप्टेड. सिंस पाकिस्तान न्यूली बॉर्न स्टेट थी, इसके पास अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, सो उन्होंने एक्ट ऑफ 1935 को ही अडॉप्ट कर लिया विद फ्यू चेंजेस. अब एक्ट ऑफ 1935 जो है, इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. अब ये जो पाकिस्तान नया बना था, इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी और ये अपनी तरह का एक सिस्टम चाहता था. सो एक्ट ऑफ 1935 में उनको एक फ्लॉ नजर आया दैट इट्स नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट. सो टेकिंग फ्यू फीचर्स फ्रॉम हियर, कुछ चीजें उन्होंने इसमें से ली एंड द फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. Federal system, एक central parliament and then the provinces under it. So yes, initially this was adopted और इस तरह पाकिस्तान ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए. अब आते हैं उन बाकी सारी चीज़ों की तरफ जो इन छोटे कदमों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी थी. सबसे पहले बात करते हैं Radcliffe Award. Radcliffe Award was the demarcation was disastrous in terms of a lot of things. क्यों? क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इंडिया को दे दिए गए कुछ. राइट, इफ यू रिमेंबर, रावी, ब्यास, सतलज, उनसे डिप्राइव कर दिया गया पाकिस्तान को. इंडिया के बॉर्डर्स, फ्रंटियर्स जो हैं वो कश्मीर की तरफ बढ़ा दिए गए. सो टेक्निकली जो इन रिवर्स का कंट्रोल था, जहाँ से ये बहते थे कश्मीर से, वो इंडिया के हाथ में चला गया. देन सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स. जब पाकिस्तान इंडिया बना तो सोचा ये गया कि जो मुसलमान हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में रहते हैं उनको वहीं पीसफुली रहने दिया जाएगा, वो आराम से वहां पे जिंदगी गुजारेंगे और उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे. अब ये मुसलमानों की सोच थी जो पाकिस्तान में थे या उस साइड पे थे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे. अब वो ये सोच रहे थे कि जो माइनॉरिटीज हमारे मेजॉरिटी एरियाज में हैं, देयर राइट्स आर सेफ गार्डेड, वो आराम से रहेंगी और जो मुस्लिम्स वहां रहते हैं वो आराम से रहेंगे. लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ. देयर वाज दिस ह्यूज हिंदू मुस्लिम राइट्स दैट ब्रोक आउट थ्रू आउट इंडिया. वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हिंदूज ने मुसलमानों की जो सेटलमेंट्स थी उनको जलाना शुरू कर दिया. उसके अलावा मुसलमानों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएं. उनके घर जला दिए, उनकी चीज़ें ख़राब कर दी. सो मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया वर फोर्स्ड टू गो टू पाकिस्तान. देयर वाज ब्लडशेड, पीपल वर किल्ड, देयर वर राइट्स आगे लगी, खून खराबा हुआ, बहुत जानी माली नुकसान हुआ. लेकिन एज अ रिज़ल्ट मुसलमानों को इंडिया से पाकिस्तान आना पड़ा. अब रेफ्यूजीज जो आए, द पीपल, रेफ्यूजी की जो डेफिनेशन है इज द पीपल हु मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री
जो कि उस कंट्री के सिटीजन नहीं होते, दे आर टर्म्ड एज रेफ्यूजीज। तो उस वक्त क्योंकि टेक्निकली वो मुसलमान इंडिया के सिटीजन थे, लेकिन उनको फोर्स किया गया कि वो पाकिस्तान मूव कर जाएं, तो दे वर रेफ्यूजीज। उनको इनिशियली कैंप्स में रखा गया क्योंकि अकोमोडेशंस भी इतनी नहीं थी। उन कैंप्स में पीपल वर इंजर्ड, जो कि इस खून खराबे में, इस ब्लड शेड में, इन अब जो आगे लगाई गई उनमें बीमार जख्मी हुए वो भी थे, बीमार भी थे। कॉलरा ब्रेकआउट। अब आप खुद सोचें कि जहां अकोमोडेशन नहीं दी जा रही, लोग मारे जा रहे हैं, एक क्योस है, नई स्टेट है, वो अभी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी गवर्नमेंट ही नहीं बना पा रही और उसके लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स के उन्होंने लोगों को भी अकोमोडेट करना है, फिर हेल्थ वाइज कॉलरा ब्रोक आउट। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के बावजूद मुस्लिम्स सपोर्टेड देयर माइग्रेंट ब्रदर्स। जो मुस्लिम्स पाकिस्तान में थे उन लोगों ने अपने भाइयों का, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल किया, उनका एहसास किया और उनका साथ दिया। सो यस, इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी पाकिस्तान के अंदर सेटल डाउन होने लग गए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। कराची जब इनिशियली पाकिस्तान बना तो कराची को कैपिटल डिक्लेयर किया गया। कराची का गवर्नर हाउस जो था उसको खाली कर दिया गया कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज बन जाएं, लेकिन उसमें इतनी स्पेस ही नहीं थी कि लोग अकोमोडेट होते, लेकिन कहीं से तो शुरू करना था, तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ। 81 ऑफिसर्स फ्रॉम सिविल सर्विस। इंडिया में जितने भी ऑफिसर्स थे मुसलमान, उनमें से सिर्फ 81 सिविल सर्विस ऑफिसर्स केम टू पाकिस्तान, और ये वो सब थे जिनके पास कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, या एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। सो स्टिल they worked day and night and they worked for the betterment of Pakistan. Central government records could not reach Karachi as Hindus and Sikhs burnt railways. वो सारे records और equipments जो इन offices के लिए चाहिए थे वो कराची पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हिंदूज और सिख्स जब ये रॉयट्स ब्रेकआउट हुए तो उन्होंने रेलवे सिस्टम्स या रेलवे लाइंस उनको जला दिया, so they could not reach. उसके बाद इंडियन एयरलाइंस refused to provide aeroplanes to Muslims on rent. इंडियन एयरलाइंस ने अपने एरोप्लेन्स मुसलमानों के नहीं दिए कि या वो अपनी चीज़ें मूव कर सकें या खुद मूव कर सकें, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक को नहीं दिए। सो ये एक और रुकावट थी जो उस वक्त इंडिया क्रिएट कर रहा था। लो स्पेस टू केटर टू पीपल इन ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु रीच्ड कराची हैड नो अकोमोडेशन, एंड इवेंचुअली जो मेहनत करके किसी न किसी तरीके से पहुंचे कराची, उनके पास रहने की जगह नहीं थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ना लोग, ना पैसा, ना ऑफिसेज, तो कैसे बढ़ेगा आगे। लेकिन पाकिस्तान ने इन सब चीज़ों को ओवरकम किया, आगे बढ़ा, और आज पाकिस्तान को आप उस हालत में देखते हैं जिसमें हम एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों का हाल आपने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, जगहों का हाल आपने देख लिया। अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पैसा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वर इनसफिशिएंट। पाकिस्तान के जो साइड पे जो प्रोविंसेस आए थे उनमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं थी, ना आने जाने का रास्ता, लोग कम्यूट कैसे करेंगे, ट्रैवल कैसे करेंगे, और ना कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे से। मुस्लिम्स वर केप्ट बैकवर्ड। अब ये एक स्पेसिफिक एफर्ट था जो कि कांग्रेस और ब्रिटिशर्स दोनों ने किया था कि उन्होंने मुसलमानों को किसी तरीके से भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। आपको याद होगा एक इफेक्ट तो ये था कि मुसलमानों ने इंग्लिश एजुकेशन अपनाई नहीं थी, लेकिन दूसरा ये भी था कि उन लोगों ने मुसलमानों को आगे बढ़ने दिया भी नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको याद होगा कि बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, रिमेंबर? उसमें हिंदूज एंड कांग्रेस वर टोटली अगेंस्ट इट। क्यों? क्योंकि सारा जो बिजनेस था बंगाल का वो हिंदूज केटर करते थे, दे वर द लीडर्स देयर। अब उसका रिजल्ट क्या था कि 75% जूट ईस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होती थी। लेबर ये हम लोग हमारी यूज करते थे, मुसलमानों की यूज करते थे। लेबर वाज बीइंग यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड कांग्रेस फ्रॉम मुस्लिम्स। 75% jute was being produced in East Bengal and factories of jute were in West Bengal. जो फैक्ट्रीज थी वो वेस्ट बंगाल में थी और 75% जूट ईस्ट बंगाल से प्रोड्यूस होती थी। तो ईस्ट बंगाल वाज द वन व्हिच बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। It was a Muslim majority area. It was a maladministration on part of Congress and British. क्योंकि जब वो उस वक्त कांग्रेस इकोनॉमिकली ओवर पावर कर रहे थे और सारा बिजनेस उन्होंने संभाला हुआ था हिंदूज ने और कांग्रेस ने, तो उनको चाहिए था कि इस गैप को केटर किया जाता। ये ब्रिटिशर्स भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। 394 बिल्स थी इंडिया में, सिर्फ 14 पाकिस्तान को दी गई। 487 बैंक्स थे, 487, सिर्फ 69 पाकिस्तान को दिए गए। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे हर स्टेप पे कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को डिप्राइव कर दिया जाए या पाकिस्तान को महरूम कर दिया जाए हर उस चीज से जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
It was a conspiracy of Congress to economically strangulate Pakistan. ना पानी, रिवर्स बंद कर देंगे, ना मिल्स दी, हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी जहां से पैसा हमने जनरेट करना है, ना बैंक दिए तो पैसा आएगा कहां से. सो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई. फिर आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री एसेट. जून 1947 का प्लान, द 3rd जून प्लान, उसके अकॉर्डिंगली मिलिट्री एसेट्स डिवाइड होने थे. याद कीजिए उसका एक फीचर था कि मिलिट्री एसेट्स विल बी इक्वली डिवाइडेड. तो 64% इंडिया को जाने थे और 36% was supposed to be given to Pakistan. बट इन ओरिजिनलिटी ऐसा कुछ नहीं हुआ. There were 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी इंडिया में. पाकिस्तान के हिस्से एक भी नहीं आई. और जब इस चीज पे बात की गई तो उन्होंने कहा जी कि 60 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे पाकिस्तान को सिर्फ, और वो एक अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेटअप करेगी, और बाकी मिलिट्री एसेट्स की तो कोई बात ही नहीं हुई. द रेस्ट ऑफ द मिलिट्री एसेट्स वर नॉट इवन टॉक्ड अबाउट. सो पाकिस्तान को डिफेंस के डिपार्टमेंट में भी खाली हाथ छोड़ा गया. नाउ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इकोनॉमी, जरखेज जमीन है, क्रॉप्स उगाते हैं. एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पॉज कीजिए, सोचिए. राइट, पानी. पानी तो वो पहले ही अपने कब्जे में कर चुके थे. सो ये भी एक और तरीका था. लेकिन अगेन उन्होंने किया क्या कि इंडिया स्टॉप्ड हेडवर्क्स ऑफ रिवर्स इन अप्रैल 1948. जो कश्मीर के थ्रू वो 3 रिवर्स का हिस्सा अपने हिस्से में कर चुके थे, वो उन्होंने बंद कर दिया. जियोग्राफिकली आपको याद होगा तो पाकिस्तान के मैप में कश्मीर की साइड से रिवर्स फ्लो करते थे. वो तीनों जब इंडिया के हिस्से में चले गए तो उन्होंने उसका पानी बंद कर दिया. पानी बंद करने का मतलब है कि हमारा एग्रीकल्चर डायरेक्टली इफेक्ट हो. सो इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एज इट इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. ये उनकी एक और कोशिश थी. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कि यू कैन सी राइट देयर ऑन द बोर्ड, उनमें से मुनावदर, दीर, सवात, जूनागढ़, ये सारियों ने अपनी ख्वाहिश और एफिलिएशन शो कर दी कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे. दीज स्टेट्स शोड देयर एफिलिएशन टुवर्ड्स पाकिस्तान. बट इंडिया ने यहां भी इस फ्रंट पे भी कोई चीज नहीं छोड़ी. जूनागढ़ को उन्होंने 9 नवंबर 1947 को ऑक्यूपाई कर लिया, बिकॉज ऑब्वियसली मिलिट्री एसेट्स वर विद देम, पीपल वर विद देम, मोर मिल्स वर विद देम, मनी वाज विद देम. कश्मीर एट द एंड ऑफ 1947 उसका जो एक हिस्सा है अपर वाला, वो भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया. हैदराबाद दक्कन 17 सितंबर 1948 को उन्होंने इसको भी कॉन्कर कर लिया, इसको अपने कब्जे में कर लिया. सो इस तरह न्यू क्रिएटेड पाकिस्तान के लिए जितनी प्रॉब्लम्स इंडिया क्रिएट कर सकता था उसने की. But however, Pakistan overcame every single one of this problem. That is why you see Pakistan today. इन सब प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान ने ख़त्म किया, पाकिस्तान आगे बढ़ा, एक बेहतर मुल्क बना, एक बेहतर मईशत बनी और उसने तरक्की की. So students, in the next lecture we're going to move forward. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.